बेवफाई का शिकार होकर एक युवा वकील ने वहां पे उन्होंने देखा कि आत्महत्या की प्रीति थी। जादौन और एक उसमें कांस्टेबल है अराफत खान, वो एक दोनों पीड़ित को आपत्तिजनक स्थिति में थे एफआईआर और के लिए कितनी बड़ी जंग लड़नी पड़ती है। यहाँ तो पीड़ित भी एक वकील है। अब ये कहीं न कहीं से प्रशासन आपसे की बात ढील हुई है जो आखिरी भी है। समय? नहीं, आखिरी समय मेरे से बात नहीं हो पाई है। अगर मेरे से बात होती तो आज वो मेरे साथ इसलिए आज बैठा इस कोर्ट होता। पे निष्कर्ष नहीं किया सकता, लेकिन ये भी सत्य है कि उस आवेदन पत्र को एज अ मरणाशन कथन क्यों नहीं लिया जा सकता कि पुलिस द्वारा उसको जानबूझकर अरेस्ट नहीं किया। और ज्ञान, इसमें शक्ति बहुत बड़ी चीज है। ज्ञान का इस्तेमाल करके सबसे पहले आवेदन दिया, लेकिन वो पुलिस वाली थी तो उसने उस आवेदनों को दबा दिया और दबाने के बाद अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट इसके खिलाफ दर्ज करा दी। मुरैना का एसआई प्रीति जादौन और एडवोकेट मृत्युंजय चौहान का प्रकरण इस समय काफ़ी लंबे समय से चर्चाओं में है और आप जानते हैं कि किस तरीके से एक बेवफाई का शिकार होकर एक युवा वकील ने आत्महत्या की थी। उसके बाद अभी न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, लेकिन न्यायालय में क्या प्रगति है और अभी जो उनकी जमानत है, जमानत को लेकर क्या आगे कार्रवाई चल रही है, उसके लिए अधिवक्ता अभिनव भार्गव हमारे साथ में। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या, पहले थोड़ा बेसिक्स भी बताएं कि मामला था क्या और किस तरह से कोर्ट में चल रहा है। बेसिक इसमें मामला ये है कि 15 दिसंबर को हम अपने कोर्ट में थे, हाई कोर्ट में। तो वहाँ पे लंच के बाद हमको ये सूचना मिली कि हमारा जो साथी अधिवक्ता है वो मृत्युंजय सिंह चौहान, उसने सुसाइड कर ली है। तो तुरंत वहाँ पे मौके पे मैं पहुँचा और उसके साथ साथ मेरे कुछ मित्र थे जो वो भी वकील थे, वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो हमको एक पोस्ट थी, जो पोस्ट उसने एक दिन पहले डाली थी। तो वहाँ पे हमने बताया कि उस पोस्ट में उसने एक एसआई प्रीति जादौन है उसके साथ उसने डाली है और उसमें नीचे उसने जो कैप्शन है उसमें ये लिखा है कि प्यार ही मृत्यु है। और उसके बाद अगले दिन उसने ये सुसाइड कर लिया। जब सुसाइड कर लिया तो जब सुसाइड होने के बाद जब उसकी बॉडी को लिया जा रहा था तो उसके बाद जब वहाँ पे उसकी माता से हमने बात करी कि बात क्या थी, तब उसने ये बताया कि एक एसआई प्रीति जादौन है, उससे उनका विवाद हुआ था, ठीक है, और वो उनसे प्रेम करते थे। 30 तारीख को वो शादी करने वाले थे, लेकिन उसी बीच में एक विवाद हुआ और विवाद बहुत बड़ा था। उसकी जानकारी उनको जैसी पता चली है, उसके बाद वो आ रही थी, उसी के बीच में उनने सुसाइड कर लिया। क्या विवाद क्या था? विवाद ये था एक्चुअली कि हमको ये पता चला था कि वो प्रीति जादौन से पिछले 5 वर्ष से उनके प्रेम संबंध में थे और वह मुरैना में पदस्थ थी। तो एक्चुअली होता क्या है कि वो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करते थे, तो शनिवार की क्या रहता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम छुट्टी रहती थी, तो वो शनिवार को मिलने जाया करते थे और 30 दिसंबर को वो दोनों शादी करने वाले थे। तो हुआ ये कि उस दिन वो शनिवार को न जाते हुए वो शुक्रवार को चले गए। तो जैसे ही वो वहां पे गए तो वहां पे उन्होंने देखा कि गेट का, उनके घर का ताला लगा हुआ है और एक दूसरा गेट है जो खुला हुआ है। तो उन्होंने फोन किया तो फोन की घंटी अंदर से बजी, जो प्रीति जादौन को लगाया था। अब जैसे ही अंदर से घंटी बजी तो उन्होंने दूसरे कमरे से, वो दूसरे गेट से जैसे ही वो अंदर गए धक्का देकर, तो वहां पे उन्होंने देखा कि प्रीति जादौन और एक उसमें कांस्टेबल है अराफत खान, वो दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे और वहां पे शराब की उनको महक आ रही थी। जैसे ही उन्होंने देखा तो अराफत खान जो इसमें, वो उनपे मारापीटी करने के लिए अग्रसर हो गए, उनके गर्दन पे पैर रखा। इतने में एसआई प्रीति जादौन ने अपनी एक अवैध पिस्टल से फायर करने की कोशिश करी, जो फायर नहीं लगा वहां पे, और उसके बाद उनके बीच में हाथापाई हुई। हाथापाई होने के बाद बात इतनी बढ़ गई कि मृत्युंजय सिंह चौहान अपनी जान बचाने के लिए गेट से भागे और प्रीति जादौन, इनने सोचा कि हमने इतनी बड़ी गलती तो कर दी, तो उन्होंने क्या करा कि एक रस्सी, जो टॉवल की रस्सी बनाई, उस टॉवल की रस्सी से उन्होंने अपनी बालकनी में बांधकर और वहां से वह उसके सहारे नीचे उतर गए, जिसका प्रकरण में फोटो तक लगा हुआ है। उसके बाद फिर जब हम वकीलों द्वारा गोले के मंदिर थाने में जाके वहां पे बताया कि इस तरह की बात है, फिर उसमें मर्ग कायम हुआ। मर्ग कायम होने के बाद जब पुलिस ने यह देखा कि जिस दिन की घटना बताई जा रही है, उस दिन की घटना के दिन ही सीडीआर लोकेशन से जो मृत्युंजय सिंह चौहान है, अराफत खान और प्रीति जादौन, तीनों की लोकेशन सेम थी, और फिर जो बयान हुए उसके बाद फिर उन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करी। इसमें बहुत लंबी जंग लड़नी पड़ी। मतलब आप देखिए सिस्टम क्या, किस तरह का है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है। एक पीड़ित को एफआईआर के लिए कितनी बड़ी जंग लड़नी पड़ती है। यहाँ तो पीड़ित भी एक वकील है और उनके साथ में भी वकील हैं, तब जाके ये स्थिति हुई। आपके खास मित्र रहे, कितनी तकलीफ हुई होगी उस समय, और अभी आप जो कोर्ट में लड़ रहे हैं, किस तरह की चीजें कोर्ट में सामने आ रही हैं? बहुत तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं। उस तरह उस पक्ष से तो साफ कहना ये है कि इस घटना में हम शामिल ही नहीं थे।
पूरी तरह नकार रहे हाँ, पूरी तरह नकार रहे हैं। बट जो एफआईआर हुई है, उनकी जो लोकेशन वहीं पाई गई, उसी के आधार पर एफआईआर हुई है। एफआईआर हुई है और न्यायालय ने अभी जमानत भी प्रीति जादौन की भी और अराफत खान की भी आज आज खारिज कर दी है, लेकिन गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? अब ये कहीं ना कहीं से प्रशासन की ढील है, जो भी है। मतलब क्या कहेंगे, मतलब पुलिस जो है वो अपने ही नुमाइंदे हैं इसलिए, अपने ही कर्मचारी हैं इसलिए? जो भी है, अपने प्रशासन, अपने जो अधिकारी हैं, जो सबको बचाने की कोशिश कर रही है। अनिरुद्ध, आपके तो वो मित्र थे, हम लोग कैसा नेचर था, क्यों मतलब परेशान थे? आपसे बात हुई थी आखिरी समय? नहीं, आखिरी समय मेरे से बात नहीं हो पाई है। अगर मेरे से बात होती तो आज वो मेरे साथ बैठा होता। ये देखिए बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि मैं बताऊं, दोस्ती जो होती है वो वास्तव में ऐसे समय पे काम आती है, और ऐसी स्थिति जब भी हो तो अपने खास चाहने वाले दोस्तों को यदि आप का बात कर लें तो आप काफ़ी सारे तनाव से और परेशानियों से दूर निकल जाते हैं। लेकिन ये बदकिस्मती इनकी भी रही, मैं कहूँगा, और वो तो चला ही गया शख्स हमारा। थोड़ा बताएं कि किस तरह से पुलिस की लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि आप तो पूरा केस की पैरवी कर रहे हैं। इसमें जिस तरह से आज मेरा जो आर्गुमेंट था, तो एक्चुअली इसमें हुआ क्या था कि 306 जो आज एक बीएनएस में 108 है, तो उसमें तीन चीजें होती है। इंस्टिगेशन होता है, एक लीगल प्रेमिसी रहती है, और एक चीज होती है उसमें कॉन्स्पिरेसी। तो कॉन्स्पिरेसी के हिसाब से उन्होंने कहा कि जो अराफत खान है इसका कहीं से कहीं तक लेना देना नहीं है। और रही बात कि एक पूर्व में एफआईआर भी हुई थी, उस एफआईआर में प्रीति जादौन द्वारा दबाव बनाने के लिए इन पे करी गई थी, मृत्युंजय पे, उसी के बाद उन्होंने ये कदम उठाया था। अब आज कोर्ट में जब इनके वकील साहब द्वारा ये बात कही गई कि ये तीनों जो कंडीशन है, वो तीनों कंडीशन है कहीं से कहीं तक भी इन पर लागू नहीं हो रही है। तो जब मेरे द्वारा एक न्यायालय में बात रखी गई कि वो व्यक्ति जो कानून का ज्ञानी था, उसने अपने एक आवेदन पत्र हस्तलिखित वहां पे टीआई साहब को दिया, एसपी साहब को बाय व्हाट्सएप किया, सब कुछ किया, ठीक है, जो डायरी का पार्ट है। अब डायरी का पार्ट है तो उसी के बाद उसने मृत्यु कर ली। तो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में एक वर्ड होता है जिसको कहते हैं मरणाशन कथन, उस मरणाशन कथन में यह रहता है कि मरने से पूर्व अगर कोई कथन दिए गए हैं तो वो कथन सही माने जाएंगे। तो हमारे द्वारा यह कहा गया कि अगर उस आवेदन पत्र का अवलोकन कर उसके बाद उसकी कोई बात ही नहीं हुई है, और अगर उसको क्या एज अ मरणाशन कथन नहीं लिया जा सकता। और रही बात 306 की, तो तीनों चीजें उसमें कवर हो रही हैं। और अगर उस आवेदन पत्र को ही देखा जाए तो उस आवेदन पत्र में 306 के साथ 307 जो जान से मारने की उस नियत से उन पे फायर किया गया था, तो वो भी बन रहा है। अगर उनके आवेदन पत्र का अवलोकन कर लेते और उस पे कायमी होती तो 307 पे कायमी होनी थी। लेकिन वहां पे प्रीति जादौन ने जो एफआईआर कराई है वो 2 दिन बाद कराई है। खुद एक आरक्षक होकर अपनी घटना को 2 दिन बाद वो एफआईआर करा रही है। किस बात के लिए? जो उसमें कॉन्स्पिरेसी और उत्प्रेक्षण, उसको दिखाने के लिए कि उसके बाद उसके पास कोई चारा नहीं बचे मरने का। अब रही बात इसमें तीसरी कि इनकी शादी 30 तारीख को होना था, इनकी शादी 30 तारीख को होना था। और उसके बाद इसमें एक ऐसी रिकॉर्डिंग भी है जिसमें प्रीति जादौन ने एफआईआर कराई, और प्रीति जादौन उसी दिन एफआईआर कराने के बाद अपनी मां से बात को, अपनी जो मृत्युंजय उसकी मां से बात कर रही है और उनको बता रही है कि ऐसी लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं, हमने तो सारे, जो बीच का रोड़ा था, रोड़ा कौन? जो प्रीति जादौन का पति था, क्योंकि वो शादीशुदा थी, ठीक है, उसका उससे तलाक हुआ था, और तलाक होने के बाद ये दोनों शादी करने वाले थे। अराफत खान खुद शादीशुदा है। और रही बात इस केस में कि जब कोर्ट को हमने बताया कि क्या वो आवेदन पत्र मरणाशन कथन में नहीं आ सकता, तो उस बात को रिकॉर्ड पे लेते हुए और ये बताते हुए कि ये 306 के साथ साथ 307 का भी प्रकरण बन सकता है, इसलिए इसको आज दिनांक पे जमानत का लाभ देना, अग्रिम जमानत का लाभ देना न्यायोचित एवं न्यायसंगत नहीं है। और रही बात जो मरणाशन कथन की, उस पे कोर्ट का ये कहना है कि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे आज इस कोर्ट पे निष्कर्ष नहीं किया सकता। लेकिन ये भी सत्य है कि उस आवेदन पत्र को एज अ मरणाशन कथन क्यों नहीं लिया जा सकता। और रही बात इसमें एक चीज और है कि पुलिस द्वारा 6 तारीख को एफआईआर करी गई, और जब हमने उसमें अवलोकन किया तो प्रीति जादौन के उसमें बयान है, वो बयान है 3 तारीख के। मतलब कि एफआईआर से पहले उसी प्रकरण में जब मर्ग कायम हुआ था तो प्रीति जादौन थाने में बैठी थी। मतलब कि थाने में आरोपी बैठा हुआ है, भले ही वो कोई भी हो, चाहे वो बहुत बड़ा अधिकारी हो, चाहे वो किसी भी लेवल का आदमी हो, अगर वो अपराधी है तो वो कानून की नजर में सामान्य रूप से रखता है, वो अपराधी अपने बयान दे रहा है, सब कुछ हो रहा है। और उसके बाद आज प्रीति जादौन ने जो बेल लगाई थी
उस समय पे, वो प्रीति जादौन ने अपने डिपार्टमेंट को ना बताते हुए केवल और केवल अपनी बीमारी का बहाना देकर आज वो लीव पर है। किस पे? मेडिकल लीव पर। और वो यहाँ पे न्यायालय में उसको बेल लगाने का अधिकार है। तो ये चीजें जो है दर्शाती हैं कि पुलिस द्वारा उसको जानबूझकर अरेस्ट नहीं किया जा रहा। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझ के पुलिस जो है एसआई प्रीति जादौन को और अराफत खान को जो है गिरफ्तार नहीं कर रही है। देखिए, सामान्य मामलों में न्यायालय भी, माननीय न्यायालय यही कहता है कि यदि जो आरोपी है वो बाहर है तो कहीं ना कहीं वो मामले में छेड़छाड़ कर सकता है, उसको कमजोर बना सकता है, सबूतों को नष्ट कर सकता है। अब ये तो पुलिस वाले हैं, तो ये तो पूरी तरह से केस में खेल करने में लगे होंगे। क्या कहेंगे आप? सर, मैंने इस बात पे, जब जज साहब थे उनसे हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने एक बात बोली थी आउट ऑफ द, मतलब कि बहस के टाइम ही, कि अधिवक्ता साहब ने ऐसा क्यों किया। तब हमने उनको ये बताया कि साहब एक्चुअली होता क्या है कि पावर, शक्ति और ज्ञान, इसमें शक्ति बहुत बड़ी चीज होती है। बोले वो कैसे? तो हमने बताया कि सर वो आदमी ज्ञानी था, उसने अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके सबसे पहले आवेदन दिया, लेकिन वो पुलिस वाली थी तो उसने उस आवेदनों को दबा दिया, और दबाने के बाद अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट इसके खिलाफ दर्ज करा दी। अगर उसके पास शक्ति होती तो वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते और वो उसके खिलाफ उसी दिन एफआईआर करवा सकता था, क्योंकि हम वकील है, हमारे पास केवल ज्ञान है, और हमारा ज्ञान केवल उस जगह काम आता है जहां पे जज साहब सुनते हैं। अगर जज साहब भी नहीं सुने तो फिर हमारे ज्ञान का मतलब क्या रहेगा? इसी तरह से वो तो पुलिस वाली है, वो सब इंस्पेक्टर है, खुद एफआईआर दर्ज कर सकती है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता, केवल और केवल ज्ञान का कर सकते हो। तो ज्ञान और शक्ति, इसमें शक्ति जीत गई और ज्ञान हार गया। शक्ति जीत गई और ज्ञान हार गया। और मैं अभी बता दूं, ये पिछले कुछ समय में एक चर्चा भी चली है, क्योंकि किसने कहा है मैं यहाँ नहीं लूंगा क्योंकि ये विषय अलग है, न्यायालय से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये एक स्टेटमेंट अभी बहुत बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति का आया था कि शक्ति जो है वो जीत रही है, लेकिन यदि ज्ञान के आगे शक्ति, और वो भी मैं कहूँगा कि गलत शक्ति, इस तरीके से जीतती रहेगी तो फिर ज्ञान का क्या वजूद रह जाएगा। और जिस तरह से मृत्युंजय चौहान के जो अधिवक्ता साथी लोग हैं आज मृत्युंजय के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, यकीन मानिए वो साफ बता रहा है कि हमारे देश में सिस्टम इतना लचर हो चुका है कि न्याय की जंग लड़ना किसी के लिए भी आसान नहीं है।